Socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. तो सारे, क्योंकि ये एक मोनार्की थी और ज़ार निकोलस द सेकेंड जो थे वो उसके रूलर थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रकार का डेमोक्रेटिक एक्टिविटी जो है या पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो रशिया में चले। तो इसके कारण जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे वो सारे के सारे बैन थे रशिया में 1914 से पहले। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी 1898 में वो सोशलिस्ट जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया से प्रभावित थे, उनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वैसी थी और पुलिस व्यवस्था जो इस प्रकार की थी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही थी। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये जनरली न्यूज़पेपर्स और न्यूज़पेपर्स का वितरण करके अपनी विचारधारा को फैला रही थी और जनरली वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज करते थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते थे और वर्कर्स के वेलफेयर के लिए स्ट्राइक्स जैसे चीज़ों का, वर्कर स्ट्राइक जैसे चीज़ों का भी आयोजन ये पॉलिटिकल पार्टी किया करती थी। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically make them natural socialist। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे रशियन सोशलिस्ट भी थे जो किसानों की जो परंपरा रही थी कि वो पूल टुगेदर करते थे अपने लैंड को, वो इस व्यवस्था को सोशलिस्ट जो थे वो उन्हें लगता था कि हमारे जो किसान हैं रशिया के वो जनरली उनके खून में ही सोशलिज़म है। अगर वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं और जो भी आउटपुट है वो सब में बांट ले रहे हैं, तो ये सोशलिज़म की ही पहचान है जो किसानों के बीच में ऐसे ही पाई जा रही है। So peasants not worker would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries। ठीक है, तो इसी कारण से जो सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर्स थे रशिया में, उनका मानना था कि जो किसान है वो वही मेन फोर्स होंगे सोशलिज़म का रशिया के अंदर में, है ना। बाहर जो सोशलिज़म को फैलाने का काम करेंगे वो ये किसान ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वर्कर्स और लेबर जो इंडस्ट्रीज़ के वर्कर हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलाने के लिए ये किसान जो हैं वो ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे, ऐसा इन लीडर्स को लगने लगा। सोशलिस्ट वेर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू आउट लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोशलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं 19वीं शताब्दी के अंत के पहुंचने तक। और 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है उसका भी गठन होता है और ये जो पार्टी होती है ये किसानों के अधिकार और उनका जो डिमांड है कि लैंड जो है जो नोबल्स के पास है वो किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसे डिमांड्स के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करती है। सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं वो डिसएग्री करते हैं सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज पार्टी के जो नीति होती है पेजेंट्स किसानों को लेके, उससे डिसएग्री करते हैं। और लेनिन को लगता है जो पेजेंट्स हैं वो कोई यूनाइटेड नहीं है, उस प्रकार से यूनाइटेड ग्रुप के तौर पे नहीं है। इसीलिए कुछ किसान जो हैं वो बहुत गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ जो हैं लेबरर के तौर पे काम कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो कैपिटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो इतना जो डिफ्रेंसिएशन है इन लोगों के बीच में, इसके कारण ही सारे लोग जो हैं वो सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा भी कुछ सोशलिस्ट जो हैं जैसे लेनिन है वो लोग मानने लगे थे कि किसान जो हैं बहुत आइडियल वर्कर्स नहीं हो सकते सोशलिज़म के ग्रोथ के लिए रशिया में। तो इस विचारधारा में कि कौन से लोग ज़्यादा बेहतर रहेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर या रूरल पेजेंट पॉपुलेशन, के कारण ही जो सोशलिस्ट थे वो डिवाइडेड थे कि कौन सा स्ट्रेटेजी जो है उनको अपनाना चाहिए। तो व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप के हिस्सा थे, उनका मानना था कि एक रिप्रेसिव सोसाइटी जैसे कि रशिया थी उस ज़माने में, रिप्रेसिव मतलब जो लोगों के अधिकारों को
लोगों को नहीं देती है, उस प्रकार की के देश में एक डिसिप्लिन और जो सोशलिस्ट पार्टी होनी चाहिए वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी होनी चाहिए। और सारा जो कंट्रोल है, कितने लोग रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और उनका क्या क्वालिटी रहेगा, किस प्रकार के लोग रहेंगे, ये जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने वाली चीज़ है और इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ये लेनिन का मानना था। दूसरे मेंबर्स थे जैसे कि मेंशेविक, उनका मानना था कि जो सोशलिस्ट पार्टी है वो सारे लोगों के लिए एक समान हमें ओपन कर देनी चाहिए, जैसा कि जर्मनी में देखने को मिला था। तो ये दो ग्रुप्स थे जिनके मत जो थे वो अलग अलग थे, सोशलिज्म और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लेके। 1905 का दौर जो था वो एक टर्बुलेंट टाइम था, ठीक है। रशिया जो थी वो एक ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी का आप लोग मीनिंग फाइंड आउट करिए, इस बुक के एंड में आपको मिल सकता है वो चीज़, ठीक है। तो अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द ज़ार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, ठीक है। तो जैसे कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जितने भी रूलर्स थे बाकी यूरोप में, जनरली वो एक टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गए थे। मतलब कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया था, एक पार्लियामेंट बन गया था जिसके नियमों का पालन वहाँ के लोकल रूलर्स को भी, राजाओं को भी करना पड़ता था। लेकिन ये जो था, ऐसी स्थिति रशिया में अभी तक नहीं थी। रशिया में ज़ार जो थे वो सबसे पावरफुल थे और कोई भी प्रकार के पार्लियामेंट का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं था। जो लिबरल्स थे रशिया में वो कैंपेन करते थे कि इस प्रकार का जो सिस्टम है जहाँ पे राजा के पास अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड पावर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए हमें। इसीलिए वे सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ मिल के काम करते हैं और पेजेंट्स और वर्कर्स जो थे उनके साथ मिल के एक डिमांड रखा जाता है कि एक नया संविधान बनाया जाना चाहिए रशिया में भी। ये 1905 की बात है, ठीक है, जब रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो इस डिमांड के जो सपोर्ट है वो काफ़ी जगहों से लोगों को मिलती है, चाहे वो नेशनलिस्ट हो या मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो, जिनको जदीदिस्ट भी कहते थे, जो कि चाहते थे कि इस्लाम को मॉडर्न बनाया जाए। और तो इस प्रकार की डिमांड जो है उन लोगों के बीच में भी हमें देखने को मिलती थी। साल 1904 जो था वो बेसिकली रशियन वर्कर्स के लिए सबसे ख़राब दौर था, क्योंकि एसेंशियल गुड्स के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं और जो अर्निंग होती है वर्कर्स की वो डिक्रीज़ करती है ना। खाने पीने के सामान जो है वो उसका दाम बढ़ जाता है और उनका जो आय होता है वो घटता है, जिसके कारण जो वर्कर्स की मेंबरशिप होती है अलग अलग एसोसिएशंस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब एक बार 4 वर्कर्स जो है मेंबर्स होते हैं रशियन वर्कर्स के, उनको डिसमिस कर दिया जाता है पुटिलोव आयरन वर्क से 1904 में। तब उस ज़माने में एक इंडस्ट्रियल एक्शन की जो है शुरुआत, डिमांड आती है सारे वर्कर समुदायों के बीच से, है ना। तो क्या होता है कि किसी 4 वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है और ये 4 वर्कर्स जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। तो इनके निकाले जाने पे बाकी जो वर्कर्स हैं उनके बीच में भी ये भावना बन जाती है कि अब हमें किसी न किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा। तो अगले कुछ दिनों में 1,10,000 वर्कर्स जो हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पे चले जाते हैं। हड़ताल का मतलब होता है काम बंदी पे चले जाते हैं, काम रोक देते हैं और डिमांड करते हैं कि 8 जो काम करने का समय है, वर्किंग आवर्स है, वो 8 घंटे का कर दें और वेजेस जो है, जिनका आय है, उसको इम्प्रूव किया जाए और वर्किंग कंडीशन को भी सुधारा जाए। ठीक है, जब ये प्रोसेशन जो था वर्कर्स का, ये जो रैली जो थी वर्कर्स की,
जिसके लीडर जो थे वो फादर गैपन थे, वो विंटर पैलेस पहुंचते हैं। तब इस प्रोसेशन, इस रैली पे पुलिस और कोसैक जो हैं वो अटैक कर देते हैं और उसमें 100 वर्कर जो हैं उनकी जानें चली जाती हैं और 300 से भी अधिक वर्कर जो हैं वो घायल हो जाते हैं। इस संडे, ये जो था वो संडे का दिन था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे के नाम पे लोग याद करते हैं और यही वो इवेंट है जिसके कारण रेवोल्यूशन जो है 1905 में रशिया में शुरू हो जाती है। स्ट्राइक जो है वो पूरे देश में हर जगह पे एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे शुरू होती है, वहाँ पे लागू कर दी जाती है। स्ट्राइक जो है वो लागू की जाती है। स्टूडेंट बॉडी जो है वो वॉकआउट करना शुरू कर जाते हैं, हर जगह से स्कूल कॉलेज से निकल के बाहर रोड पे आ जाते हैं और अपने सिविल लिबर्टीज, जो मूलभूत अधिकार होते हैं नागरिकों के, उसका डिमांड करना शुरू कर देते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे मिडिल क्लास के जो वर्कर्स हैं वो भी अपना अपना यूनियन बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। जब भारत का संविधान बनाने की बात हुई थी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने भी अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने चार्ज दिया था कि आप जो है एक लिमिटेड समय के अंदर हमारे देश का संविधान लिखें। तो इसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड है वो रशिया में भी शुरू हो जाता है। तो 1905 का जो ये रेवोल्यूशन का दौर होता है उसमें ज़ार जो हैं, ज़ार निकोलस, वो अलाउ कर देते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसका गठन किया जाए, जिसको वो डूमा कहते हैं। और इस पार्लियामेंट में इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के तौर में इसको ट्रीट किया जाए, मतलब इलेक्टेड लोग आएंगे और ये जो है ज़ार को कंसल्टेंट के तौर पे एडवाइस दे सकते हैं। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade union and factory committees made up of factory workers. तो जब ये दौर चल रहा था, जब ज़ार जो है प्रेशर में आके वर्कर्स की डिमांड मान रहे थे, तब वो वही कुछ लिमिटेड समय था जब रशिया के अंदर में उस ज़माने में बहुत सारे संख्या में ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी जो थी वो काम कर रही थी। 1905 के बाद अधिकतर जो कमेटी और यूनियन जो बनाए गए थे वे अनऑफिशियली तौर पे अनऑफिशियली काम करना शुरू करती हैं, और क्योंकि ज़ार ने इनको वापस से इलीगल डिक्लेयर कर दिया होता है, तो वापस से ये लोग क्या हो जाते हैं कि अंडरग्राउंड होके काम करते हैं, अनऑफिशियली ये लोग काम करते हैं। और इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे ज़ार ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी होती है, और 75 दिनों के अंदर ही जो पहला कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या डूमा का गठन हुआ था उसको डिसमिस करके वापस से सेकेंड इलेक्शन करवाया जाता है, और सेकेंड डूमा जो है उसको फिर से रीस्टैब्लिश किया जाता है, जो कि 3 महीने के अंदर फिर से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़ार जो थे वो अनलिमिटेड पावर में अभी तक शासन करते आ रहे थे, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी जो है उनके अथॉरिटी को के ऊपर सवाल उठाए। तो इस कारण से डूमा जो थी वो हर बार स्थगित कर दी गई। जो थर्ड डूमा का गठन हुआ उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ही राजा ने चुनवाए थे, और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी जो थे उनको इस डूमा से बाहर रखा गया था। तो ये जो था कुछ सोशल कंडीशन जो थे वो रशिया के हमने अभी देखे।